हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो कोहेरेंट सोर्स, इनकोहेरेंट मतलब कि कला संबद्ध अकला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, कैसे प्राप्त किए जाते हैं, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक। और इसके बाद व्यतिकरण फ्रिंजें क्या होती हैं, कैसे प्राप्त होती हैं व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त करने की कंडीशन, और फ्रिंज चौड़ाई। हालांकि फ्रिंजें जो है वो तो हमने बता ही दिया कंडीशन की, कब कहने का मतलब दीप्त होती हैं, अदीप्त मतलब डार्क और ब्राइट फ्रिंजें मिलती हैं स्क्रीन पर। तो उसकी कंडीशन हम लोगों ने व्यतिकरण में चर्चा कर दिया है कि फाई बराबर इतना या पथांतर इतना होगा तो ब्राइट मतलब दीप्त फ्रिंजें मिलेंगी, और अगर पथांतर या कलांतर इतना हो तो अदीप्त फ्रिंजें मिलेंगी। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। तो आज उन्हीं फ्रिंजों की सेंट्रल जो होती हैं, सेंटर में जो फ्रिंज बनेगी, चाहे ब्राइट बनेगी चाहे डार्क बनेगी, उससे फ्रिंजों की दूरी निकालेंगे हम लोग। फिर उसके हिसाब से फ्रिंज की चौड़ाई पता, विड्थ ऑफ फ्रिंज, यानी फ्रिंज की चौड़ाई का हम डेरिवेशन करेंगे, फार्मूला निकालेंगे कंडीशन के साथ। ठीक। फिर थोड़ा सा हम लोग जो बात कर लेंगे एन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर दिया कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हेडिंग हमारी रहेगी, हालांकि कला संबद्ध स्रोत और कला संबद्ध स्रोत के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा तो हमने कर ही दिया है। तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत मतलब कोहेरेंट सोर्स जिसको कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। तो कला संबद्ध स्रोत अगर है, अगर मतलब कि भाई दो वेव्स व्यतिकरण कराने के लिए कम से कम दो वेव्स चाहिए होती, व्यतिकरण कराने के लिए कम से कम क्या होती हैं, दो वेव्स की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो कला संबद्ध स्रोत अगर वो हैं तो उनसे जो है एक स्टैटिक मतलब एक स्थिर व्यतिकरण प्राप्त होना चाहिए। तो कला संबद्ध स्रोत से हमेशा कैसा व्यतिकरण प्राप्त होता है, स्थिर, सस्टेन, मतलब लगातार एक जैसा, ये नहीं कि वो बीच में क्या है बदल रहा है। ठीक है, तो सस्टेन्ड जो है प्राप्त होगा। ठीक, यानी कि स्थिर। ठीक। और कंडीशन ये होती है कि दो प्रकाश स्रोत, कला संबद्ध स्रोत मतलब कोई सोर्स जो होता है वो कला संबद्ध स्रोत तब कहा जाता है कि जब वो कॉन्टिन्यूअस सेम फ्रीक्वेंसी मतलब लगातार एक ही, मतलब ये तो कंडीशन, एक ही फ्रीक्वेंसी के तरंगे उत्पन्न करें। दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम और कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार जो है उत्पन्न कर दिए फिर रुक गए, एक बार उत्पन्न कर दिए फिर रुक गए, तब व्यतिकरण हमें स्थिर नहीं प्राप्त होगा, प्राप्त होगा फिर रुक जाएगा, गैपिंग हो जाएगी। तो मतलब जो स्रोत है वो कंटिन्यूअसली जो है इमिट्स करें तरंगों का, ऐसा नहीं कि रुक रुक करके, और सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये होनी चाहिए कि उनका जो इनिशियल फेज डिफरेंस हो, या तो जीरो हो या तो कांस्टेंट, टाइम के साथ वेरिएबल ना हो। जो उनका इनिशियल फेज डिफरेंस है मतलब कलांतर जो है वो तो जीरो हो या तो कांस्टेंट हो, टाइम के साथ वेरिएबल ना हो। जैसा कि हमने
इसके पहले वाली वीडियो में ऐसा बताया था, कंडीशन फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, और कलांतर जो है, प्रारंभिक कलांतर जो होता है शुरुआत वाला, वो या तो जीरो हो या तो कांस्टेंट हो। शुरू वाला मतलब जहां से वेव इमिट होती है उस जगह का उस वक्त टी बराबर जीरो टाइम पे उसका जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो या तो जीरो हो या तो कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये मुख्य कंडीशन है। तो वो जो है कला संबद्ध स्रोत कहे जाते हैं। और कला संबद्ध स्रोत प्राप्त कैसे किए जाते हैं इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हमने बताया। आज फिर उसके एग्जाम्पल बता दूंगा कि कैसे प्राप्त किए जाते हैं। और दो इंडिपेंडेंट मतलब दो स्वतंत्र सोर्स जो होते हैं वो कला संबद्ध क्यों नहीं होते हैं, है ना। अगर वो टाइम पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो टाइम डिपेंडेंट जो होते हैं स्रोत, वो क्यों स्थिर व्यतिकरण उनसे नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए कला संबद्ध स्रोत के बारे में लिख लेते हैं। कला संबद्ध स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनसे स्थिर व्यतिकरण प्राप्त किया जा सके। स्थिर ऑब्जर्वेबल एक तरह से, यानी जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छे से किया जा सके, जिनसे स्थिर व्यतिकरण प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो प्रकाश कला संबद्ध स्रोत कहे जाएंगे, यानी प्रकाश स्रोत जो है कला संबद्ध स्रोत कहे जाएंगे यदि प्रकाश स्रोत, दो प्रकाश स्रोत कह सकते हैं, या प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहे जाते हैं यदि वे, नंबर एक, यदि वे लगातार समान आवृत्ति के तरंगे उत्पन्न करते हों। लगातार समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे उत्पन्न करते हैं, प्रकाश तरंगे उत्पन्न करते हों। दूसरी खास बात, लगातार समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे उत्पन्न करते हों। दूसरी खास बात यह है कि इनका प्रारंभिक यानी एट टाइम t बराबर जीरो, प्रारंभिक जो कलांतर है वो शून्य होना चाहिए। कलांतर शून्य हो अथवा स्थिर हो अथवा नियत हो, अर्थात समय के साथ परिवर्तित न हो, समय के साथ परिवर्तित ना हो। ठीक, समय के साथ वो बदले न, कांस्टेंट। यानी अगर हम यहाँ पे 3 कंडीशन ले, मतलब इतना ही लिख सकते हैं। कला संबद्ध स्रोत की ये ज्यादा कंडीशन, ये भी लगा सकते हैं कि उनके वेवलेंथ समान हो, आयाम लगभग समान हो, तो ये सारी चीजें हैं, है ना। अब जैसे हम इस पे कंडीशन लगा सकते हैं कि जैसे कि पहली कंडीशन है कि अभी हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम कला संबद्ध स्रोत बनाते हैं, अभी एग्जाम्पल में लिखेंगे, अभी उसके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, इसे आप नोट करिए ना करिए। जैसे हम कंडीशन ले रहे हैं, 3 कंडीशन ले रहे हैं
जैसे पहली स्थिति ये है कि दोनों की अगर आवृत्ति समान हो और प्रारंभिक कलांतर को डेल मान लेते हैं, यह 0 है, तो जाहिर सी बात है वो दोनों कला संबद्ध स्रोत होंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये भी ले रहे हैं कि उनकी आवृत्ति समान हो और डेल क्या हो, नियत। नियत का मतलब कलांतर, मतलब पाई मान सकते हैं कोई। ठीक है। तो भी कंडीशन जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी कि जहां संपोषी व्यतिकरण हो रहा था वहां विनाशी हो जाएगा, और जहां विनाशी हो जा रहा था वहां संपोषी व्यतिकरण बनेगा। मतलब है कि अदला बदली हो जाएगी। लेकिन एक अस्थाई स्थिर, स्थिर का मतलब यहाँ पे अस्थाई भी लिख सकते हैं, अस्थाई यानी स्टैटिक, अस्थाई व्यतिकरण प्राप्त किया जा सके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कलांतर के लिए हमने क्या, विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन क्या होता था, 2n पाई। अब पहले से कलांतर अगर फाई है तो फाई इसमें जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम पाई कॉमन ले लेंगे तो 2n+1, बस पहली कंडीशन उलट जाएगी, यानी कि पाई का एक विषम गुणक हो जाएगा जहां पे n बराबर 0 रख सकते हैं, है ना। दूसरी कंडीशन में जब विनाशी व्यतिकरण होता था तो हमने ये लिया था ना 2n पाई, पाई का विषम गुणक। इसमें अगर पाई आप जोड़ देते हैं पहले से कलांतर हो तो आप देखेंगे यानी कि वो कंडीशन आ जाएगी संपोषी व्यतिकरण की, ये हो जाएगी विनाशी व्यतिकरण, लेकिन एक स्थिर अस्थाई व्यतिकरण प्राप्त होगा फिर भी। ठीक है। यानी ये चीज तो नोट में रहेगी। एक तीसरी कंडीशन है कि जिसे हम लोग इनकोहेरेंट सोर्सेस, अकला संबद्ध स्रोत कहते हैं, जो टाइम डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए कि ये बराबर हो लेकिन ये जो है 0 ना हो और नियत भी ना हो, 0 ना हो और नियत भी ना हो, 0 ना हो और क्या हो, नियत ना हो। कहने का मतलब है कि डेल जो है वो टाइम का फंक्शन हो, यानी टाइम डिपेंडेंट। टाइम के साथ कलांतर जो है, प्रारंभिक कलांतर की बात कर रहे हैं, बाद में तो पथांतर के बाद कलांतर होता है तो वो अलग बात है। प्रारंभिक कलांतर की बात हो रही है। बाद में रेज जो पहुंचती अलग अलग पॉइंट पे, उनके पथों में अंतर होने से जो है वो कहीं डार्क कहीं ब्राइट, कहीं डार्क कहीं ब्राइट फ्रिंज, यानी कहीं संपोषी कहीं विनाशी कहीं संपोषी, इस तरह से अल्टरनेट बनते हैं। लेकिन प्रारंभिक की बात हो रही है तो अगर वो टाइम डिपेंडेंट है, मतलब कलांतर जो पाई वाला है 0 या पाई जो भी हमने लिया था, अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, है ना। कहने का मतलब है कि अगर ये डेल मतलब पाई है प्रारंभ में, और यही समय के साथ क्या कर रहा हो, बदल रहा हो, समय के साथ क्या हो, बदल रहा हो, तो अगर हम डेल्टा फाई की बात करें तो ये डेल टी होगा। अगर हम उसकी बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण के तो 2n पाई, सॉरी पहले से क्या होता था, k डेल्टा x, यही आता था ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 2n पाई बिना संपोषी व्यतिकरण की बात करें। संपोषी व्यतिकरण की अगर बात करें, ठीक है, ये पाई तो हमने इसके लिए लगा लिया था, यहाँ में नहीं। टाइम डिपेंडेंट, टाइम का फंक्शन हो, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, तो जब ये टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा तो क्यों आप इसे व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा, है ना। व्यतिकरण का पैटर्न प्राप्त क्यों नहीं होगा, क्योंकि तब जो है फ्रिंज, ये वाली चीज जो फ्रिंज प्राप्त होगी। अब जैसे कि किसी टाइम पर हमें क्या है, एक तरह से संपोषी व्यतिकरण मिल रहा है, तुरंत अगले टाइम पर क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण मिल जाएगा, फिर वो तुरंत चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक स्थिर व्यतिकरण नहीं प्राप्त होगा,
मतलब फ्रेंजें तेजी से बदलेंगी। कहने का मतलब जो संपोषी विनाशी व्यतिकरण है उनके बदलने का टाइम ज्यादा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब अब संपोषी विनाशी संपोषी विनाशी संपोषी विनाशी, ठीक है, कंटिन्यूअस बनने लगेंगे। मतलब अस्थायी रूप से नहीं कि एक विनाशी बना तो एक संपोषी, एक विनाशी बना एक संपोषी। कहने का मतलब एक ही स्थान पे विनाशी या संपोषी दोनों बन सकता है अगर टाइम के साथ देखा जाए। तो उसी क्षण पे अगर मान ली संपोषी व्यतिकरण किया, टाइम चेंज हुआ, उसी में विनाशी, यानी एक जगह चमक दिखाई दी फिर वह अंधेरा हो गया, चमक दिखाई दी अंधेरा हो गया। तो हमको अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा अगर आप प्रारंभिक कालांतर अगर टाइम पे डिपेंडेंट है तो, है ना, क्योंकि समय के साथ कालांतर चेंज होता रहेगा ना। तो एक ही स्थान पे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क दोनों बन सकते हैं, संभावना है। लेकिन अगर कालांतर फिक्स है तो जहां पे ब्राइट बनेगा वहां हमेशा ब्राइट बनेगा, जहां डार्क बनेगा यानी जहां विनाशी व्यतिकरण होगा वहां हमेशा विनाशी। तो एक अस्थायी व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होगा अगर प्रारंभिक कालांतर कांस्टेंट या जीरो है। लेकिन अगर टाइम पर डिपेंडेंट है तो अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कहाँ डार्क है कहाँ ब्राइट है, कहाँ दीप्त है अदीप्त, मतलब कहाँ पे विनाशी व्यतिकरण है कहाँ पे संपोषी व्यतिकरण है। तो ये दोनों कंडीशन तो फॉलो होंगी। तीसरी कंडीशन अगर फॉलो करने लगेंगे तो ये इनकोहेरेंट सोर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनकोहेरेंट सोर्स। अकला संबद्ध स्रोत वे होता है जिनका प्रारंभिक कालांतर नियत नहीं होता, शून्य नहीं होता और वो टाइम पे निर्भर करता है ना। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको परीक्षा में कला संबद्ध स्रोत आता है तो इतना ही लिखेंगे, ठीक, ले लीजिए। चलिए तो अकला संबद्ध स्रोत वे होते हैं जिनका प्रारंभिक अकला संबद्ध स्रोत इनकोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स मतलब अकला संबद्ध स्रोत वे होते हैं जिनके बीच प्रारंभिक कालांतर शून्य या नियत नहीं होता, शून्य या नियत नहीं होता है, बल्कि समय के साथ बदलता रहता है, बदलता रहता है। समय के साथ क्या होता रहता है? बदलता रहता है, ठीक। एक चीज और है इसमें कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट, मतलब कि दो बल्ब ले लिया जाए, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक सोर्स को कोहेरेंट बनाया जाता है, किसी स्पेशल प्रकाश की लाइट को कोहेरेंट बनाया जाता है। यानी प्रकाश स्रोत एक जगह से आता है वेव फ्रंट, यहाँ पे दो होल होते हैं, फिर वहां से दो वेव्स निकलती हैं, वापर में सुपर इम्पोज होती हैं, सुपरपोज होती हैं, फिर व्यतिकरण पैटर्न, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम, क्योंकि स्रोत एक ही होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है और उनके बीच प्रारंभ में कालांतर भी सेम होता है। बाद से आगे जाती हैं, अभी बनाएंगे फिगर, तो उनमें पाथ डिफरेंस की वजह से कालांतर या जो भी होता है इंटरफेरेंस बदल जाता है। तो दो स्वतंत्र बल्ब अगर हैं तो वो कोहेरेंट सोर्स नहीं होते, कैन नेवर भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी स्रोत अगर हम ले लिया जाए अलग अलग, जैसे हम
अभी डबल एम का डबल बनाएंगे तो एक ही स्रोत को हम कोहेरेंट बनाएंगे। तो अगर हम दो सोर्स ले लें स्वतंत्र और वो चाहें कि दोनों कोहेरेंट हों तो नहीं है, क्योंकि एक प्रकाश स्रोत छोटा हो, बहुत सारा छोटा बिंदु आकार का हो, तब भी उसमें बहुत सारे असंख्य परमाणु होते हैं। और परमाणु जो होते हैं अपनी कक्षाओं में, कई कक्षाएं होती हैं उसमें चक्कर लगाते रहते हैं, और जब वो अपनी कक्षा को ट्रांजिशन मतलब है कि जब वो कक्षा को एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाते हैं और फिर जब वापस आते हैं तो एनर्जी इमिट करते हैं, ठीक है, तब वो प्रकाश तरंगे उत्पन्न करते हैं। लेकिन उसमें इतने ज्यादा परमाणु होते हैं, हर परमाणु का जो एनर्जी इमिट करता है उन सब की पहली बात तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो उसमें जितने भी परमाणु होते हैं सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग। दूसरे प्रकाश स्रोत से जितने भी परमाणु लाइट इमिट करते हैं ट्रांजिशन के द्वारा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, पहली बात तो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। हो सकता है कि एक परमाणु ने लाइट एमिट किया तो दूसरा वाले का कब बाद में एमिट किया, एक साथ दोनों एमिट नहीं करते। तो कहने का मतलब पहली बात तो यही हो गई कि दोनों प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश तरंगे होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती, और दोनों कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ एनर्जी को एमिट करें, कि उनका ट्रांजिशन जो होता है टाइम अलग अलग होता है। एक इमिट कर रहा होता है तो एक अवशोषित कर रहा होता है, क्योंकि वो बाहर से एनर्जी अवशोषित करता है, फिर हाई लेवल कक्षा में जाता है, फिर जब लोअर में आता है तो एनर्जी एमिट करता है। तो उसीलिए इतने ज्यादा परमाणु होते हैं, हर परमाणु के एनर्जी जो इमिशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। इसीलिए कोई दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत नहीं हो सकते, है ना, कला संबद्ध स्रोत नहीं हो सकते। और कला संबद्ध स्रोत होने के लिए जरूरी है कि जो लाइट है, दो, एक प्रकाश स्रोत नहीं, दो की बात कर रहा हूं, तो एक की जो एनर्जी इमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे की जो इमिट होगी इसकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं करेगी, है ना। तो इसलिए जो है दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो कला संबद्ध नहीं होता, और दोनों प्रकाश स्रोत से एनर्जी प्रकाश तरंगे जो निकलती हैं उनके बीच कलांतर भी जो है टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, ठीक। तो इसलिए दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत, इंडिपेंडेंट प्रकाश स्रोत जो है कोहेरेंट नहीं होते। क्या नहीं होते? कोहेरेंट नहीं होते, ठीक। चलिए जो है अब एक सवाल लगाते हैं जिसमें कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स से लाइट इंटेंसिटी जो होती है उसका रेशियो है उसमें, तो थोड़ी बातें और क्लियर होंगी। अभी जब हम फ्रिंजेस पैटर्न बताएंगे, व्यतिकरण फ्रिंजेस, और दूसरी चीज़ फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है ना, सेंट्रल में जो फ्रिंज बनती है वो चमकीली क्यों बनती है, सारे के बारे में बताते वक्त थोड़ा सा हम यंग डबल्स एक्सपेरिमेंट बताएंगे, और कि कैसे उन्होंने प्रूफ कर दिया कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में नहीं चलता, ये भी कह दिया कि नहीं प्रकाश मुड़ता भी है। दूसरी चीज़ वो वेव के फॉर्म में चलता है, क्योंकि अगर वो कण के फॉर्म में चलेगा तो सीधी रेखा में चलेगा, और जो सामने वो पर्दे पे पैटर्न दिखाई देता है वो अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा तो नहीं दिखाई देगा, वो वेव फॉर्म में चलेगा तभी दिखाई देगा। हाँ, एक चीज़ और है कि कोहेरेंट सोर्स कैसे प्राप्त करते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करने के लिए एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, फ्रेनेल बाइप्रिज्म है, लॉयड मिरर है ना। ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोग को पढ़ना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम लोग कला संबद्ध स्रोत, दो स्रोत कला संबद्ध प्राप्त किए जा सकते हैं जिनके फेज डिफरेंस शून्य होते हैं, है ना। पाथ डिफरेंस के वजह से व्यतिकरण होता और पर्दे पे पैटर्न दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अभी हम उसको आगे पढ़ते हैं। दूसरी चीज है वहां पे वेव फ्रंट का डिवाइडेशन होता है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और एक तरीका है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड।
यानी कि एम्पलीट्यूड के डिविजन्स वो भी हम लोग पढ़ेंगे। थिन फिल्म्स है, न्यूटन रिंग्स है, यानी कि जो साबुन के घोल होते हैं वो वाली कहानी कि चमकते हैं व्यतिकरण के कारण, या पानी पे तेल की पतली फिल्म जो है चमकती है, तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड डिवीजन होता है ना। किसी वेव का एम्पलीट्यूड डिवीजन से व्यतिकरण होता है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, वेव फ्रंट का डिवीजन होता है, दो इक्वल डिवीजन होता है वेव फ्रंट का, और वो आपस में जा करके सुपरपोज करते हैं, व्यतिकरण पैटर्न दिखाई देता है। तो ये तरीका है प्राप्त करने का, जैसा कि हमने इसको इसके पहले वाले भी वीडियो लेक्चर में वो कर दिया है। तो एक सवाल है, थोड़ा सा इसको लगाकर समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है, इसको मिटा दिया जाए। कि सवाल यह है कि दो वेव्स हैं जिनकी तीव्रताओं में, क्वेश्चन है कि दो प्रकाश तरंगे जिनकी तीव्रताओं में अनुपात जो है 1:9 है ना। क्रॉस जो है एक दूसरे से अध्यारोपित होती हैं। बात है जो किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है। तो लिखा है कि इसमें परिणामी तीव्रताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो परिणामी में अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब दो तरह के परिणामी तीव्रताओं में अनुपात कीजिए। पहला है कि जब तरंगे इनकोहेरेंट हो, जब तरंगे क्या हो, अकला संबद्ध हो, यानी आइए इसमें। और बी कह रहा है कि जब तरंगे कला संबद्ध हो और डिफरेंस ऑन फेज डिफरेंस कितना हो, 60, यानी कि जब तरंगे क्या हो, कला संबद्ध हो, जिनके बीच कलांतर कितना हो, 60 डिग्री हो। यानी मेन रूप से आई ए आई बी निकाला, आई बी में रेशियो पूछा है पार्ट है, ये है। तो यहाँ पे एक चीज हम और भी देखेंगे कि पहली बात तो फॉर कोहेरेंट सोर्स, कला संबद्ध स्रोत के लिए तीव्रता का सूत्र क्या होता है, जो हमने निकाला है ना। कला संबद्ध स्रोत के लिए हमने इंटरफेरेंस कराया था, वहां मान लिया था कि प्रारंभिक कलांतर 0 है, टाइम t बराबर 0 पे, ठीक है। तो कला संबद्ध स्रोत के लिए जो इंटेंसिटी का फार्मूला आया था स्रोत के लिए, वो आया था I बराबर I1 इक्वल टू I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई, सॉरी ये अंडर रूट रहेगा, ठीक। अब देखिए अकला संबद्ध स्रोत के लिए ये नहीं होगा, अकला संबद्ध स्रोत के लिए नहीं होगा, क्योंकि फाई यहाँ पे देखिए ये सब वेरिएबल नहीं है, फाई वेरिएबल है। अकला संबद्ध के लिए कलांतर टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, तो ये वेरिएबल हो रहा है, तो ये भी वेरिएबल होगा। तो जब ये कोई कांस्टेंट हमें
ये तीव्रता जो है किसी पॉइंट पर फिक्स नहीं मिलेगी, एक ही पॉइंट पे तीव्रता बदलती रहती है। तो इसके वेरिएबल होने की वजह से जो रिजल्टेंट तीव्रता होती है वो चेंज होती रहती है। तो इसीलिए हमें रिजल्टेंट अब यहाँ ना निकाल करके उसके एवरेज वैल्यू लिया जाता है। जब कोई टाइम किसी साइन के साथ बदल रहा होता है तो उसका जो फिक्स निकालना होता है, एक एवरेज लिया जाता है कि असल में किसी पॉइंट पर तीव्रता का एवरेज क्या है ना। जब जो चेंजेबल होती है तब एवरेज लिया जाता है। तो अकला संबद्ध स्रोत के लिए क्या होता है, अकला संबद्ध स्रोत के लिए cos फाई परिवर्तित होता है होने के कारण तीव्रता का एवरेज वैल्यू औसत मान लिया जाता है। तीव्रता का औसत मान लिया जाता है ना। तो देखिए औसत निकालने का एक चर्चित फार्मूला क्या है, एवरेज निकालना है। कितने राउंड के लिए, एक राउंड के लिए। तो एक राउंड एक साइकिल के लिए एंगल क्या होता है, 0 से 2 पाई आई डी फाई, है ना, या 0 से 2 पाई डी फाई। हम एंगल का एवरेज ले रहे हैं यहाँ पे, टाइम का नहीं, एक पूरे होल साइकिल के लिए। तो उस फाई जो डी फाई होता है और टाइम के साथ एवरेज लेते हैं जो टाइम डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे फाई डिपेंडेंट है ना, टाइम के साथ फाई चेंज हो रहा है ना। तो हम कोई चीज लेते थे, जैसे करंट लेते थे तो आई डी टी होता था 0 से टी, फिर हम क्या करते थे, इसी के 0 से टी से भाग दे देते थे, है ना। अलग अलग टाइम पे करंट को लेकर के टोटल टाइम से उस टाइम का इसमें गुणा, पूरे करंट का योग से टोटल टाइम से भाग देते थे तो हमें एवरेज वैल्यू मिलती थी। तो उसी तरह से एवरेज निकालना है तीव्रता का, तो ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें तो एवरेज हम इंटेंसिटी, अकला संबद्ध स्रोत के लिए एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है वहां तक भी पहुंच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 से 2 पाई है, आई की जगह I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई हो जाएगा डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई होगा। तो आई एवरेज अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए फाई को लिमिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 पाई आ जाएगी, और यहाँ पे ठीक। अब इसको हल करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जो है इसको आगे भी हल करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए तो यहां पर देखिए एवरेज के लिए क्या होगा, देखिए I1 कांस्टेंट है, cos फाई से इसमें गुणा है, अरे सॉरी इसके बाहर डी फाई भी है ना, सॉरी डी फाई, यहाँ पे डी फाई है। आई कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन है तो बाहर हो जाएगा, और डी फाई इसके साथ है, इसका गुणा इसमें सब में होगा। तो डी फाई का यहाँ गुणा करेंगे, I1 बाहर हो जाएगा और डी फाई
का फाई होगा और ये एंगल रखेंगे 2 पाई होगा और 2 पाई से भाग देंगे तो केवल I1 बचेगा। उसी तरह से I2 हो जाएगा। अब बचेगा ये पूरी कांस्टेंट चीज बाहर बचेगी और यहाँ पे 0 2 पाई cos फाई और d फाई है ना अपान 2 पाई की अगर बात करें तो देखिए एक फुल कंप्लीट साइकिल के लिए cos फाई का पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। cos साइन फाई हो या cos फाई हो इसकी वैल्यू 0 आती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 आती है। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 आती है। cos स्क्वायर होता है तो उसकी वैल्यू हाफ होती है। तो ये 0 हो जाएगा तो पूरे 0 हो जाएगा। तो आई एवरेज जो होगा वो I1 प्लस I2 होता है। ये भी यहाँ पे एक फार्मूला क्लियर हो गया क्योंकि ये चीज क्या हो जाती है? 0 हो जाती है ना। ये चीजें क्या हो जाएंगी? इधर 0 हो जाएंगी। अब हमें देखें उसका भी फार्मूला पता हो गया, अब इसका भी फार्मूला पता हो गया। कला संबद्ध स्रोत के लिए तीव्रता निकालने का क्या सूत्र होता है? हालांकि सवाल जब आएगा तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, ये तो हमने प्रूफ करके दिखाया। तो कला संबद्ध स्रोत के लिए आई ऐसे निकालेंगे I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसको हम IA कह देते हैं। तो उसमें क्या कहा हुआ है कि I1 और I2 का जो रिलेशन है 1 और 9 का है। ठीक है, तो I2 यहां से निकाल लीजिए तो आएगा क्या? 9I1। तो जहां I2 है वहां पे 9I1 रख दीजिए, है ना। तो I1 है ही है, ये क्या हो जाएगा? 9I1 प्लस एक काम यहाँ पे करिए I1 9I1 cos फाई कितना है? 60 डिग्री है ना इसमें। तो ये IB IB जो है निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10I1 हो जाएगा और प्लस ये 9 का वो हो जाएगा ना I स्क्वायर 9 और 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6I1 cos 60 की वैल्यू हाफ का मतलब ये 3 हो जाएगा, यानी कि 3I1 मतलब 13I1 हो गया। उसी तरह से पहले के निकाले IA है जो अकला संबद्ध स्रोत के लिए I1 I2 होता है। तो हमने यहाँ पे देखिए I1 रखिए और I2 की जगह 9I1 मिला करके कुल 10I1। तो IA और IB में अगर हम लोग रिलेशन लें तो 10I1 बटे 13I1 कैंसिल 10/13, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालते हैं, व्यतिकरण फ्रिंजे तथा इनकी चौड़ाई। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी रहेगी व्यतिकरण फ्रिंजेस तथा इनकी चौड़ाई। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब हमारी हेडिंग रहेगी व्यतिकरण फ्रिंजे तथा इनकी चौड़ाई। व्यतिकरण फ्रिंजे तथा इनकी चौड़ाई। ठीक, व्यतिकरण फ्रिंजे तथा इनकी चौड़ाई।
तो अभी हम इसका एक डायग्राम भी बनाएंगे व्यतिकरण फ्रिंज और इसकी चौड़ाई के लिए कुछ कंडीशन निकालेंगे। फ्रिंज सेंट्रल जो होता है एक पर्दे की सेंट्रल से फ्रिंजों की दूरियां निकालेंगे दोनों तरफ। एक सेंट्रल पर्दे के सेंटर से ऊपर पहली फ्रिंज कौन बनी, दूसरी कौन बनी, तीसरी, मतलब वो निकालेंगे। फिर नीचे, फिर उससे फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे। ठीक है, फ्रिंजों की चौड़ाई निकालेंगे। तो पहले व्यतिकरण फ्रिंजे के बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं कि क्या होती हैं। इसके बाद जो है हम लोग फिगर बनाते हैं यहाँ पे। तो इसमें कहा जाएगा कि यदि यंग के प्रयोग में है, लिखेंगे कि यदि यंग के प्रयोग से ही हम जो डायग्राम बनाएंगे वो यंग ने वो प्रयोग में उसको उपयोग किया था। तो यंग के प्रयोग में दो कला संबद्ध स्रोत के सामने यदि यंग के प्रयोग में दो कला संबद्ध स्रोत के सामने, दो कला संबद्ध स्रोत के सामने कुछ दूरी पे एक पर्दा रख दिया जाए। प्रयोग में दो कला संबद्ध स्रोत के सामने एक क्या रख दिया जाए, पर्दा रख दिया जाए। तो पर्दे पर रख दिया जाए तो पर्दे पर एकांतर क्रम में, वैसे पर्दे पर क्या होता है कि दीप्त अदीप्त जो है बिंदुओं का एक क्रमबद्ध समूह प्राप्त होता है। तो दीप्त का मतलब रचनात्मक, समपोषी जिसको कहते हैं। तो पर्दे पर दीप्त, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे ब्राइट, दीप्त को रचनात्मक कहिए या समपोषी या रचनात्मक, जिसको कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनात्मक, दीप्त तथा अदीप्त मतलब विनाशी, है ना, विनाशी बिंदुओं का एक क्रमबद्ध समूह प्राप्त होता है। बिंदुओं का जो है का एक क्रमबद्ध क्रम से प्राप्त होती है ये फ्रिंजेस, जिसको अभी हम फ्रिंजेस कहेंगे। क्रमबद्ध समूह मतलब पैटर्न प्राप्त होता है, जिसको स्पेक्ट्रम भी इसको कह सकते हैं। क्रमबद्ध समूह प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो दीप्त अदीप्त बिंदुओं के इस क्रमबद्ध समूह को ना दीप्त व अदीप्त बिंदुओं के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, व्यतिकरण फ्रिंजे कहते हैं। क्रमबद्ध समूह को व्यतिकरण फ्रिंजे कहते हैं, व्यतिकरण फ्रिंजे कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि जब यंग के प्रयोग में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के प्रयोग में, वहां दो कला संबद्ध स्रोत बनाए जाए तो उसके सामने अगर एक पर्दा रख दिया जाए तो पर्दे पे क्या होता है, दीप्त अदीप्त बिंदुओं का एक क्रमबद्ध समूह प्राप्त होता है। तो इस क्रमबद्ध समूह को व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं। और व्यतिकरण फ्रिंज की हम चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करेंगे, है ना, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। और इसके आगे क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो अभी हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है आगे उसको पढ़ेंगे कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्रिंज प्राप्त या तो आप पहले ही लिख लेते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो शब्दावली प्रयोग करेंगे वो आगे, फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहते हैं, तो वो आगे आएगा तो वहां हम लोग लिखेंगे कि फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं, जिसको आप W से या बीटा से भी संकेत में लाया जाता है। तो हेडिंग डालेंगे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज के
चौड़ाई के लिए व्यंजक डेरिवेशन कैसे, मतलब चौड़ाई का जो फार्मूला है जिसको हम लोग बीटा या डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे तो आगे आएगा। ठीक है, जो कि वो जो है नियत मान होता है, नियत वैल्यू होती है। तो उसके लिए क्या करना है, फिर एक सेटअप तैयार करना है ना, जिसने यंग ने वो सेटअप तैयार किया था। एक पैटर्न देखेंगे कि इसमें जो है एक प्लेन वेव फ्रंट होता है जिसको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है वही सेटअप यहाँ पे होता है कि एक प्रकाश स्रोत होता है, एक मणि प्रकाश जिसमें एक कलर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी एक होगी। उसी प्रकाश को दो भागों में तोड़ा जाएगा, उसी वेव फ्रंट को दो बनाया जाएगा। तो शुरू में उनके क्योंकि एक ही जगह से निकलेंगे, कोई पथांतर नहीं है तो पथांतर 0 होगा, फ्रीक्वेंसी सेम क्योंकि एक ही रंग है, एक ही प्रकाश है। हालांकि वो चीज बनाना नहीं है, जैसे कि एक प्रकाश स्रोत है और इसके सामने एक लेंस रख दिया जाता है, इसमें 2 लेंस का प्रयोग होता है और इसके ये फोकस पे होता है ना। तो यहां से रेज जब ऐसे चलेंगी तो पैरेलल हो जाती है। कैसी हो जाती है? पैरेलल। हालांकि फिगर में आप ये नहीं बनाएंगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो पैरेलल वेव फ्रंट आते हैं यहाँ पे, ये वेव फ्रंट पैरेलल बनेंगे, ऐसे बनेंगे पैरेलल वेव फ्रंट, ठीक। तो यहाँ पे एक सिंगल स्लिट रखी जाती है ना, सिंगल स्लिट रखी जाती है, उसी को हमें दिखाना है। ये प्रकाश स्रोत यहाँ पे लिख सकते हैं, उन्होंने इसके पहले 3 होल लिया था। अब इसके सामने जो है एक सिंगल स्लिट रख दी जाएगी, एक छोटा सा छिद्र रहेगा, इसको एस कहेंगे। तो यहां से क्या होगी, ये बहुत बारीक छिद्र रहेगा, ओपनिंग रहेगी, नैरो ओपनिंग होगी, स्लिट है ना। तो यहां से क्या है, कहने का मतलब है कि यहां से वेव फ्रंट ये जो है, मतलब ये नहीं दिखाना है, मतलब ऐसे बना दिया, आप डायरेक्ट यहीं से बना सकते हैं ये। फिर इसके आगे 2 स्लिट लेंगे, ठीक है, जिसमें 2 बारीक छिद्र होंगे जिसको हम लोग S1 S2 बोलेंगे, ठीक। डायरेक्ट यहीं से भी बना सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जैसे यहां से वेव इस तरह से आकर के ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे आती है। अब फिगर में आप यहां से शुरू करेंगे, है ना। तो देखो फैलती हुई जा रही है, यहां से जब पॉइंट सोर्स है ना, तो पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलता है उस कैसा होता है, गोलाकार। फिर यहाँ पे ये इसको पहला प्राथमिक तरंगे हैं और यहाँ पे आकर के इसका हर पॉइंट एक स्रोत, नया तरंग स्रोत बन जाता है। अगर हम हाइगेंस का प्रिंसिपल लगाएं, यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, ठीक है। तो आप फिगर यहीं से शुरू करेंगे बनाना, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि t बराबर 0 पे जो प्रारंभिक कलांतर है जिसको हम लोग डेल कहते हैं वो 0 है। अब देखिए एक ही प्रकाश स्रोत है, एक ही वेव फ्रंट यहाँ पे आया, उसका डिवीजन होगा 2 टुकड़े में, जिनके बीच की दूरी क्या है, ये जो पिन हो, ये जो स्लिट्स में 2 बारीक छिद्र हैं, प्रकाश S1 S2 जो स्रोत का काम कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है ना। तो एक रेखा छिद्र ये है जिसके समांतर 2 रेखा छिद्र होते हैं, S1 S2, है ना, इसके पैरेलल में होते हैं, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पे होते हैं, d दूरी पे होते हैं, एक दूसरे से d दूरी पर होते हैं। अब यह से चलने वाली जो तरंगिकाएं होती हैं S1 S2 पर कितने समान कला में पहुंचती हैं,
यहाँ से चलने वाली तरंगिकाएं क्या होती हैं, इस पर आती हैं तो समान कला में आती हैं, अतः उसमें कलांतर क्या है, जीरो होता है। समान कला में आएंगे तो कलांतर क्या होगा, जीरो होता है। तो हाइगन्स के सिद्धांत से S1 और S2 जो है द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बन जाते हैं, नए तरंग स्रोत बन जाते हैं, है ना। और ये तरंगिकाएं यहाँ से निकलती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और आपस में अध्यारोपित होकर डी दूरी पर एक पर्दा रख दिया जाता है जिस पर वो व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं, है ना। अब यहाँ से डी दूरी पर एक पर्दा रख दिया जाता है, ये पर्दा है डी दूरी पर, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है, कैपिटल डी है, ठीक। और इसका सेंटर जो है ठीक ये है, और ये O मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं, ठीक है। अब सेंटर से मान लेते हैं Y दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पे हम व्यतिकरण कराना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे पॉइंट P है जहां पे दोनों तरंगे में अध्यारोपण के बाद यहाँ पे व्यतिकरण होता है, फ्रिंजें बनती हैं जो भी, ठीक। ये इतना पाथ मान लेते हैं कि ये x दूरी पाथ तय करती है और यहां से ये जो है मान लेते हैं कि इन दोनों में डेल्टा x का क्या होता है, पथांतर होता है, और दोनों जाकर के यहाँ अध्यारोपित होकर व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे तो शुरू में क्या है, दोनों के बीच कलांतर क्या है, दोनों के बीच कलांतर जीरो है, यानी कि ये दोनों कला संबद्ध स्रोत होते हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, समान कला में। लेकिन पथों में अंतर के कारण दोनों के तरंगों में यहाँ पहुंचने में पथ में डिफरेंस हो जाता है, तो डिफरेंस के कारण इनमें एक नया कलांतर बनता है जो निस्थिर होता है एक तरह से। तो उसमें व्यतिकरण के कारण अब जैसे समान कला में पहुंचेंगे कि विपरीत कला में हो, तो पथांतर हमने जो पोजीशन निकाली उसके ऊपर यहाँ पे फ्रिंज बनाएंगे, यहाँ पे विनाशी या संपोषी व्यतिकरण जो भी बनता होगा, जिसकी जो है सेंट्रल से दूरी क्या है, हमने y ले रखी है, ठीक है ना। एक जनरली हम फार्मूला निकालने के लिए यहाँ, तो यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है ना कि उन्होंने ये सेटअप लिया हुआ था, उन्होंने स्लिट के जगह पे पिन होल लिया था, पिनों का छोटा छोटा होल लिया था, पिन होल, यानी कि एक यहाँ पे कोई दफ्ती उती रखा हुआ था उसमें होल कर दिया था पतले पतले, और यहाँ पे एक स्रोत रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे स्लिट का मतलब होता है नैरो ओपनिंग, मतलब एक स्लिट ऐसा होती है जिसमें बारीक छिद्र होता है ना, ओपनिंग होती है, खुला होता है। तो ये दोनों होते हैं कला संबद्ध स्रोत। तो उसके सामने उन्होंने पर्दा रख दिया था, तो पर्दे पर क्या देखा था कि जो अगर लाइट वेव्स, अगर कण के रूप में होता, कण की तरह व्यवहार करता, तो यहाँ पे दो छिद्र है, तो इससे एक प्रकाश सीधी रेखा में, कण सीधी रेखा में जाता, तो एक लाइट स्पॉट यहाँ बनना चाहिए, एक लाइट स्पॉट यहाँ बनना चाहिए। लेकिन यंग ने क्या देखा कि जो उसका सेंटर पॉइंट था यहाँ पे चमक बन रही थी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, चमक, जबकि अगर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेवियर करता और वो सीधी रेखा में चलता तो यहाँ पे अंधेरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अंधेरा ना हो करके क्या हो रहा था, यहाँ पे चमक हो रही थी, यानी लाइट यहाँ भी पहुंच जा रही थी। तो प्रकाश अगर कण की तरह बिहेवियर करता तो सीधी रेखा में चलना चाहिए, तो यहाँ पे लाइट पहुंचनी चाहिए और यहाँ पे लाइट, लेकिन वहां ना पहुंच करके चमकीला यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे चमक उत्पन्न हो रही थी, तो अंधेरे में लाइट प्रकाश चला जा रहा था। इसका मतलब है कि प्रकाश मुड़ जा रहा है। तो अगर प्रकाश मुड़ रहा है तो पार्टिकल की तरह बिहेवियर नहीं करेगा, है ना।
तो इसका मतलब है कि वो तरंग की तरह बिहेवियर कर सकता है, क्योंकि तरंग क्या होती है, मूर्ति है। और उन्होंने ये भी देखा कि सेंटर के अगल बगल कहीं पे डार्क फिर ब्राइट, डार्क ब्राइट, इसी तरह से पैटर्न दिखाई दी। तो जाहिर सी बात है कि उस हिसाब से कि लाइट जो अगर कण की तरह है तो केवल दो जगह उजाला होना चाहिए, बाकी सब अंधेरा होना चाहिए। लेकिन सेंटर में अंधेरा ना होकर के यहाँ चमक हो गई, फिर अंधेरा, फिर चमक, अंधेरा चमक, फिर इसके ऊपर, यानी प्रकाश का फैलाव हो गया एक तरह से। तो ऐसा तभी संभव है जब प्रकाश तरंग की तरह बिहेवियर करे। तो 1801 में यंग ने ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर दिया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, जिससे कि तरंग जो सिद्धांत है हाइगेंस का, उसको बहुत बड़ा बल मिला और वहाँ से इसको अच्छा सपोर्ट मिला और यहाँ से पूरी मान्यता हो गई कि नहीं, प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता, और न्यूटन्स का जो कणिका सिद्धांत था पूरी तरह से फेल हो गया। तो ये था यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे चमक क्यों बन रही थी, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों यहाँ बन रही थी। क्योंकि यहाँ पे दोनों तरंगे एक साथ पहुंचेंगी, पथ में कोई अंतर नहीं होता। जब पथांतर जीरो होगा तो जाहिर सी बात है, पथांतर जीरो होगा तो कलांतर भी जीरो होगा। अभी हम लोग पथांतर निकालेंगे, है ना, वो कंडीशन निकाल करके कि पथांतर, यहाँ तो कलांतर से हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम तरंगों के पथ की बात कर रहे थे। तो देखें ब्राइट के लिए जो पथांतर होता है n लैम्डा होता है, या 2n लैम्डा बाई 2, तो हम सिंपली n लैम्डा करेंगे, है ना। यही ना होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब पथांतर क्या हो, जीरो हो गया, तो कंडीशन तो होती है डेल्टा x बराबर n लैम्डा, है ना। तो ये तो जीरो है, यानी कि क्या होना चाहिए, n लैम्डा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए, या 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस तरह का होना चाहिए पथांतर, तब जाकर के क्या होता है। तो डेल्टा x तो ऑलरेडी क्या हो गया, जीरो। तो इस हिसाब से n का मान रखा जाता है 0 +-1 +-2 +-3। तो जीरो वाली कंडीशन तो ये प्रूफ हो रही है ना, इसलिए सेंटर पे ब्राइट स्पॉट बनता है। n बराबर 0 रखेंगे, पथांतर 0, और ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, क्योंकि दोनों समान दूरी तय करेंगे, यहाँ से और यहाँ की दूरियां क्या है, समान है। तो यहाँ पे जो है ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जिसको हम लोग BC भी कह सकते हैं, BU कह सकते हैं, है ना। BO या BC जो भी है नाम दे दो, चलो ठीक है, बाद में भी नाम देंगे। तो पहले इसके बारे में लिख लिया जाए, है ना। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि माना इस एक रेखा छिद्र है, जिससे माना यस एक रेखा छिद्र है, यस एक रेखा छिद्र है जिसे एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया गया है। छिद्र है जिसे एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया गया है, जिसे एक वर्णी प्रकाश से क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया। इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा, इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा। तो ये एक वर्णी प्रकाश है, वर्णी प्रकाश, तरंगदैर्घ्य इसकी क्या है, लैम्डा, है ना, तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। रेखा छिद्र यस के समांतर दो रेखा छिद्र है ना, रेखा छिद्र यस के समांतर दो रेखा छिद्र है, S1 व S2 है। क्या है, S1 और S2 है, जो एक दूसरे से, यानी ये वाली दूरी मिलीमीटर की होती है, हाई वाली दूरी मीटर की होती है, और जो प्रकाश तरंग होती है इससे भी छोटी होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है।
है ना, जो एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी d पर स्थित है, जो एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी स्मॉल d पर स्थित है ना। एजम्पशन लगाया जाएगा कि डी वेरी वेरी स्मॉलर या वेरी वेरी ग्रेटर, पर्दा जो मीटर में होता है 1000 गुना दूर होता है उससे, और इससे 1000 गुना छोटी ये भी होती है। सारे एजम्पशन के सहारे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सूक्ष्म दूरी डी पर स्थित है। इतनी चीजों का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिगर मिटाऊंगा नहीं क्योंकि इसी के सहारे आगे करना है, ठीक है। हम सेंट्रल राइट फ्रिंज से ये वाली दूरियां निकालेंगे, मतलब हमने y लिख दिया तो यहाँ y1 y2 y3, यानी कि p की दूरी हमने y ऐसे सपोजिशन में मान लिया, ठीक है। कि अगर यहाँ पे जो बनती है तो वो यहाँ से y दूरी पर, बाकी यहाँ पे हम लेंगे y1 यानी पहली ऑर्डर की, दूसरी ऑर्डर की, तीसरी ऑर्डर की, y1 y2 y3 y4, है ना, y1 है ना, nमी, तो इसको हम मिटा देते हैं। यश से चलने वाली तरंगिकाएं, है ना, हालांकि अगर हम इसको ना लेते हैं तो यहां से चलने वाली प्रकाश तरंगे लिख सकते हैं ना, यहां से। तो ये भी द्वितीयक तरंग का स्रोत करता है, ये भी यहाँ पे भी ये स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहां से लिखेंगे कि यश से जो पहला वाला रेखा छिद्र है, यश से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं कहें, यश से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं जो होती हैं, है ना, समान कला में पहुंचती हैं। ये तरंगिकाएं S1 S2 पर समान कला में पहुंचती हैं, S1 S2 पे समान कला में पहुंचती है। यहाँ से S1 S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। S1 S2 पर क्या करती हैं, समान कला में पहुंचती है ना, क्योंकि जो वेव फ्रंट यहां से निकल रहा है, कला एक साथ दूरी तय करती है, कला में कोई अंतर नहीं, एक ही कला में पहुंचती है, तो मतलब कलांतर क्या होता है, जीरो, समान कला में आती है क्योंकि कोई पथांतर नहीं होता, एक ही वेव है, तो इसलिए समान कला में जाएंगी तो कलांतर जीरो। और यहां से हम लेना शुरू करें टी पॉइंट t बराबर जीरो पर प्रारंभिक कलांतर जीरो, और यहां से दो तरंगे निकलेंगी जिनके पथों में अंतर के कारण यहाँ पे व्यतिकरण होगा, ठीक है। समान कला में पहुंचती है। हाइगेंस के सिद्धांत से, हाइगेंस के सिद्धांत से S1 व S2, जो S1 S2 भी द्वितीयक तरंगाओं के स्रोत बन जाते हैं, है ना, द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बन जाते हैं। के स्रोत बन जाते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बन जाते हैं, ठीक है। और ये तरंगिकाएं परस्पर अध्यारोपित होकर, और ये तरंगिकाएं परस्पर अध्यारोपित होकर डी दूरी पर स्थित, कैपिटल डी दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं, व्यतिकरण
फ्रिंजें बनाती हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे रहेगा कि इन दोनों तरंगों में क्या होता है, पथांतर होता है, क्योंकि ये x दूरी ट्रेवल करती है और ये x प्लस डेल्टा x। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमारा मेन मकसद यहाँ पे रहेगा पथांतर, यानी डेल्टा x कैलकुलेट करें। तो जब हम पथांतर है, उस पथांतर को कैलकुलेट करके उसके सामने कंडीशन लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पे ब्राइट बनेगी, कहाँ पे डार्क, कहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होगा, कहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे पथांतर निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इससे इस पे एक लंब डालेंगे। अब लंब डालेंगे तो ये वाली चीजें जो हो जाएंगी, ये वाली, यही डेल्टा x है, और यहाँ से देखा जाए तो दोनों की दूरी x है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि ये जो है, ये यहाँ पे तो देखिए समान दूरी तय करेंगी, तो इसका मतलब पथों में अंतर 0 है। पथांतर 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, यानी कि यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक से, यहाँ पर देखिए तो मान लीजिए कि ये इसका जो कोणीय विस्थापन है तरंगों का, जो P है, यहाँ पे जो फ्रिंज बन रही है P, इसी के लिए कैलकुलेशन है सारी। जो फ्रिंज P है वो मान लेते हैं जिसका कोणीय विस्थापन जो है सेंटर से थीटा है। क्या है, थीटा। ठीक, सेंटर से क्या है, वो थीटा है। अब यहाँ पे दो सपोजिशन ये करना है, ये इसको हम लोग रेखीय विस्थापन कहते हैं, लीनियर है ना, और इसको एंगुलर कहते हैं। ये हो जाएगा रेखीय विस्थापन और ये हो जाएगा या रेखीय दूरी, लीनियर डिस्टेंस, और ये हो जाए एंगुलर डिस्टेंस। यानी कि जो फ्रिंजें होती हैं उसको रेखीय डिस्टेंस मतलब क्या कहते हैं, रेखीय दूरी। ये रेखीय दूरी होगा, इसे कोणीय दूरी कहेंगे, है ना। P की सेंटर से ये रेखीय दूरी है और ये थीटा इसकी कोणीय दूरी है। कोण के हिसाब से वो सेंटर से कितनी दूरी है, और ये रेखीय दूरी के हिसाब से मतलब कि C से वो कितनी दूर पे है, ये P पे जो हम जो भी बनेगा यहाँ पे, चाहे संपोषी व्यतिकरण बनेगा चाहे विनाशी, एक जनरल पॉइंट ले लिया गया है यहाँ पे। तो मेन मकसद यहाँ पे ये डेल्टा x निकालने का है ना, जिसको मान लीजिए यहाँ पे इसको हम लोग एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज है कि अब पथांतर निकालना है। तो देखिए कि यहाँ पे एक चीज हम करेंगे, सपोजिशन लेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि यदि यहाँ पे क्या करना है कि यदि पर्दा बहुत दूर हो, जाहिर सी बात है d को मीटर में लिया जाता है, स्मॉल d को मिलीमीटर में, तो 1000 गुना दूर है। तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे पहली कि यदि नंबर 1 कि d वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, यानी पर्दा जो है स्लिट से बहुत दूर हो। तो अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, परस्पर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। आपको यहाँ पे तीनों क्या दिखेंगे, परस्पर पैरेलल दिखेंगे। यदि t यहाँ सपोजिशन है, मतलब एक अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं यहाँ पे निकट, है ना, ये बहुत दूरी पे है तो ये लगभग तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर ये क्षैतिज लाइन है, ये क्षैतिज लाइन है और ये क्षैतिज लाइन है, तो ये कोण अभी हमने थीटा माना था कि यहाँ से ये वाली एंगल मतलब है इसका कोणीय विस्थापन थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक, और इसी वाले पर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा था तो ये 90 डिग्री है। तो जैसे ये S1 S2 रियल में देखेंगे तो ये जो है थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि पूरा 90 है इस तरह से।
और ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा हो जाएगा। पहली कंडीशन है अगर d वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, अगर पर्दा बहुत दूरी पर रखा हो तो ये जो तीनों लाइनें हैं, तरंगे हैं, हमें दिखेगी परस्पर पैरेलल्स। तो हमने सेंटर से इस P की कोणीय दूरी को थीटा माना हुआ है। तो ये अगर थीटा है तो जाहिर सी बात है ये सारे एंगल, क्योंकि ये तीनों पैरेलल हैं, ये 36 लाइन बराबर एंगल बनाएंगे, तो ये थीटा, ये भी थीटा है, तो जाहिर सी बात है ये वाली लाइन इससे 90 डिग्री बनाती है, तो ये थीटा निकल गया, तो 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हमें S2n देखा जाए, इस हिसाब से अगर हम S2n देखेंगे, अगर हम साइन थीटा, हमें ये लेना है तो साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो हम देखेंगे यदि ये d ग्रेटर देन स्मॉल d तो ट्रायंगल किस में लेंगे, S1 S2 En में, S1 S2 En में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा S2n बटे स्मॉल d S1 S2, मतलब है कि ये डेल्टा x माना है और स्मॉल d, तो यहाँ से डेल्टा x जो होगा इसको हम लोग पथांतर कहेंगे, पथांतर बराबर हो जाएगा d साइन थीटा, समीकरण 1। एक तरह से और भी देख सकते हो, ये वाली लाइन जो है, ये वाली अगर देख सकते हो, इस ट्रायंगल की बात करें, अगर ये वाली लाइन देख सकते हो या दोनों में से कोई देख सकते हो, ये पूरा 90 बना रही है इसके साथ, तो ये देख सकते हो कि ये वाला एंगल क्या है, इस ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला एंगल उसमें थीटा है, तो हाई 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 है तो ये जाहिर सी बात है थीटा होगा। इस तरह से भी अगर देखें कि ये थीटा है ना, ये वाला एंगल छोटा, और ये बचेगा कौन, 90 माइनस थीटा, और ये देखिए इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, तो ये थीटा बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो ये पर्दा जब दूर है तो ये पैरेलल, परस्पर पैरेलल होंगी, तो ये वाला एंगल यहां से अगर देखा जाए, ये डेल्टा x है, और ये वाला भी अगर देखा जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस हिसाब से ये 90 माइनस थीटा होगा और थीटा होगा। ठीक है, अगर ऐसी बात करें तो ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब चलिए एक सपोजिशन और है, दूसरा सपोजिशन क्या है इसमें कि यदि ये जो हमने y p की जो डिस्टेंस, क्योंकि एक जनरल पॉइंट p के लिए सारी चीजें हो रही हैं, तो एक जनरल फार्मूला आ जाएगा तो हम सबकी सेंटर से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सेंटर पे क्या है, यहाँ पे चमकीली फ्रिंज बनेगी ना, यहाँ पे समपोषी होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा, क्योंकि यहाँ की जो डिस्टेंस है ये और ये बराबर है ना, यहाँ पे समपोषी होगा, क्योंकि यहाँ पे पथांतर क्या है, 0 है। ठीक है ना, लिख सकते। दूसरी चीज हम ये करें कि अगर y जो है भाई इस डिस्टेंस के मुकाबले d बहुत दूर है, यानी अगर d बहुत ज्यादा हो y से, या आप इसमें ये भी लगा सकते हैं कि लैम्डा, जो यहाँ पे ये लैम्डा जो होता है, जो हमारा दृश्य प्रकाश होती है, वो 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है ना, तो एंगस्ट्रॉम में होती है, और ये मिलीमीटर होता है, तो मिलीमीटर 10⁻³ है, 10⁻10 होता है, 7 बहुत छोटा होता है। या आप ये भी कह सकते हैं
कि ये कहने का मतलब है कि साइन थीटा बराबर जो होता है और डी मतलब लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कितना हो डी, ये भी आप लगा सकते हैं, है ना। तो डी अगर बहुत ज्यादा है इसके मुकाबले तो साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम आएगी, तो इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू भी बहुत कम आएगी, यानी कि थीटा क्या है रेडियन में आएगा, थीटा क्या हो जाएगा रेडियन में आएगा, है ना। डी की वैल्यू ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कम तो थीटा की वैल्यू कम आएगी, तो अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम आएगी तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, या इसमें नहीं तो इसको देखिए डी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन, तो डी बहुत दूर है, जैसे यही पर्दा बहुत दूर चला जाए और ये उसके मुकाबले बहुत छोटा होगा, तो ये वाले जो एंगल होगा जब ये छोटा होगा इसके मुकाबले हम बहुत दूर ले जाएं तो ये एंगल घट जाता है। तो जब एंगल घट जाता है दोनों कर सकते हैं, है ना। जब एंगल घट जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा बहुत छोटा होगा, यानी इसको रेडियन में लिखेंगे तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं थीटा, और टेन थीटा को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं थीटा। यानी कहने का मतलब दोनों थीटा के बराबर होते हैं तो सिंपली हम लोग ये लिख सकते हैं साइन थीटा लगभग बराबर हो सकता है टेन थीटा, है ना। तो समीकरण एक में क्या होता है, समीकरण एक से डेल्टा एक्स बराबर जो हमारा पथांतर वो डी टेन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी टेन थीटा। अब आ जाइए, अब यहां से डी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, है ना। तो जाहिर सी बात है यहां से अगर हम देखा जाए टेन थीटा बराबर होगा तो लंब बटे आधार यानी वाई बटे डी, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दें अगर, तो हमारा डेल्टा एक्स पथांतर क्या आ जाएगा डी है ही है, और टेन थीटा को हमने रख दिया वाई बटे डी, तो हमारा पथांतर आ गया डेल्टा एक्स। ये समीकरण जो है दो रख सकते हैं, डेल्टा एक्स बराबर ये समीकरण क्या है दो, ये वाली कंडीशन आ गई डेल्टा एक्स बराबर डी वाई अपॉन कैपिटल डी, और डेल्टा एक्स बराबर ये तो आया ही है, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि टेन थीटा को साइन थीटा लिखा जा सकता है, दोनों थीटा के बराबर है, साइन थीटा टेन थीटा। कहने का मतलब है यहाँ पे थीटा बराबर भी होगा, अगर देखा जाए कि यहाँ पे टेन थीटा बराबर है, अगर मान लीजिए साइन थीटा को टेन थीटा चलो नहीं लिखा, केवल थीटा लिखा, तो थीटा बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है कि नहीं होता है। अगर हम इसको नहीं भी लिखें केवल थीटा लिखें तो कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, अगर हम डी थीटा में लिखें तभी तो चाप बटे त्रिज्या हो गया, तब एक त्रिज्या का काम करेगा एक चाप का काम करेगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या तब भी सही है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या है, दोनों ना लिख करके डायरेक्टली लिखे, या टेन थीटा ना लिख करके केवल थीटा लिखेंगे तो थीटा बराबर होता है यहाँ थीटा हो जाएगा तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक। और देखिए यहाँ दोनों प्रकाश स्रोत से यहाँ पे तरंगे एक साथ पहुंचेंगी, पथांतर 0 होगा, इसलिए समकोशी व्यतिकरण प्राप्त हो। अभी हम लोग पीछे कंडीशन देखे हैं कि जब पथांतर 0 होता है तो वहां क्या बनता है समकोशी व्यतिकरण, ठीक है। तो ये
पथांतर का सूत्र हो गया dy कैपिटल D डेल्टा x। अब इसी से हम लोग y यानी बनी y1 y2 y3 यानी अलग अलग फ्रिंज जो बनेंगी उनकी सेंट्रल से दूरी पता करेंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे दो सपोजिशन किया गया था, है ना, तब ये कंडीशन आई है। इसके लिए भी एक लाइन लिख सकते थे कि बिंदु C पर S1 S2 से चलने वाली प्रकाश तरंगों में पथांतर 0 है, इसलिए C पर समपोषी व्यतिकरण होगा, वहां बनने वाली चमकीली फ्रिंजें बनेंगी। एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने नहीं लिखा है, आप लोग जोड़ सकते हैं कि S1 S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं C पे समान पथ तय करती हैं, इनके बीच पथांतर 0 होता है, इसीलिए यहाँ पे समपोषी व्यतिकरण होता है, यानी कि यहाँ पे दीप्त फ्रिंजें बनती है। कौन सी फ्रिंज बनती है? दीप्त। यहाँ पे दीप्त फ्रिंज बनती है। ठीक, तो इसको एक लाइन लिख लीजिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। अब जो है केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी कैसे निकालेंगे, है ना। दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, यानी कि सेंटर से दीप्त फ्रिंज, ये जो था ना एक जनरल सपोजिशन था कि ये वाली जो है y, है ना, ये y दूरी पे, अब चाहे यहाँ पे जो भी फ्रिंज बने, समपोषी बने या विनाशी बने, जो भी बने वो तो आगे देखा है। तो केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए क्या होता है, अब हमें क्या है कि दीप्त फ्रिंज प्राप्त करने की कंडीशन क्या होती है। तो दीप्त फ्रिंज प्राप्त करने की कंडीशन क्या होती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें y निकालना है, कोणीय विस्थापन नहीं, दूरी नहीं निकालना है, रेखीय दूरी। देखिए यहाँ y अगर हम निकालेंगे तो y से यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल D स्मॉल d इंटू डेल्टा x। यही ना आएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको yn मान ले रहे हैं कि n की वैल्यू को हम 1 डार्क या ब्राइट जो भी होगा उसे देखेंगे। तो जो रेखीय दूरी है उसका फार्मूला ये बन गया, है ना। तो कहने का मतलब होता है कि दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे दीप्त फ्रिंज के लिए डेल्टा x क्या होना चाहिए, n लैम्डा या 2n लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, जहाँ पे n बराबर क्या होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ठीक, ये तो पहली दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा, n बराबर 0 रखेंगे तो y0 b बराबर 0 होगा, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होगा वहां पे कैपिटल D स्मॉल d डेल्टा x, या कहने का मतलब है कि हम डेल्टा x को n लैम्डा कह सकते हैं ना, तो ये रख सकते हैं n लैम्डा कैपिटल D स्मॉल d, तो n बराबर 0 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा बराबर 0, यानी कि ये कहाँ पड़ेगी, सेंटर में पड़ेगी। तो केंद्रीय फ्रिंज जो है दीप्त फ्रिंज बनेगी, अर्थात पर्दे के केंद्र में दीप्त फ्रिंज बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनती है। ठीक,
अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बनती जो दूरी बनेगी वो यहीं पे बनती जाएगी और माइनस लेंगे तो नीचे बनती जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यानी पर्दे के केंद्र में दीप्त फ्रिंज बनती है। अब जैसे n बराबर अगर हम 1 ले लेंगे यानी दूसरी फ्रिंज के लिए, तो यहाँ y1 है क्योंकि b ही बनाना है तो कितनी दूरी पे बनेगी, ये तो सेंटर में बन गई, 0 है तो सेंटर पे बन गई ना, क्योंकि सेंटर पे हम सेंटर से ले रहे हैं। तो n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा डी स्मॉल डी। n बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो y बराबर 2b, तो यह हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी। उसी तरह से तीसरी फ्रिंज लेंगे तो y ब्राइट कितनी बनेगी, 3 लैम्डा डी स्मॉल डी। तो इतनी इतनी दूरियों पे हमको ब्राइट फ्रिंज से दिखाई देंगी, है ना। अब केंद्रीय फ्रिंज, ये पहली दीप्त फ्रिंज के लिए n बराबर 0 होता है, जिसको हम लोग केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय फ्रिंज, यानी पहली दीप्त फ्रिंज के लिए, जिसको हम लोग केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं। तो केंद्रीय फ्रिंज सेंटर पे बनेगी क्योंकि 0 आ रहा, ये दूरी बता रहा 0 है और n बराबर 0 पे मिलेगी क्योंकि पाथ डिफरेंस उसके लिए क्या होगा 0। दूसरे के लिए पाथ दर लैम्डा, फिर 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसे लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि डेल्टा x की जगह हम n लैम्डा रख देंगे और n की वैल्यू बदलते जाएंगे तो हमें सेंटर से दीप्त फ्रिंज की दूरी मिलती जाएगी। तो पहली वाली जो फ्रिंज बनेगी वो सेंटर पे बनेगी एक तरह से, दूसरी वाली फ्रिंज जो सेंटर से इतनी दूरी पर, तीसरी वाली इतनी दूरी पर, चौथी वाली इतनी दूरी पर, और सेंटर वाली क्या हो जाएगी, जिसको आप पहली मान सकते हैं, या केंद्रीय फ्रिंज जिसको हम लोग दीप्त फ्रिंज कहते हैं। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के लिए n बराबर 0 होता है, तो पहली फ्रिंज सेंटर में बनेगी तो उसे y0 कह सकते हैं। तो पहली क्या, वो तो सेंटर पे बनेगी ना, जिस जो 0 दूरी पे, पहली इतनी दूरी पर, दूसरी इतनी दूरी पर, तीसरी इतनी दूरी पे, ठीक है ना। और जो पहली है जिसको हम लोग केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं वो तो सेंटर पे बनेगी, ठीक। जिसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है 0। हालांकि इसको यहाँ पे लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं है। चलिए अब हम केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वो तो इसको ना निकाले तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो फिगर में ही हमें पहले ही बता दिया था। अब केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए क्या होता है, अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होता है, जो पाथ डिफरेंस क्या होता है वो क्या होता है, अदीप्त फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए डेल्टा x क्या होता है, पाथ डिफरेंस इसमें 2n 1 लैम्डा बाई 2 होता है, यही ना होता है। और डेल्टा x बराबर हमने वो जानते हैं, तो वहाँ पे डेल्टा x की जगह तो हम ये y1 डार्क फ्रिंज बनेगी तो इसके लिए कैपिटल D स्मॉल d
इंटू 2n-1 λ/2 होगा, है ना। और यहाँ पे n की जो वैल्यू रखेंगे वो +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ से पहली जो निकलेगी डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, अब 1 रखेंगे λ/2 यानी कि डी 2d, है ना। इसी तरह से अगर हम दूसरी निकाले हैं डार्क फ्रिंज, तो डी बाई स्मॉल, यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3 λ/2 यानी कि 3 कैपिटल डी लैम्डा, अरे यहाँ पे लैम्डा तो रहेगा 2 स्मॉल डी, है ना। उसी तरह से तीसरा निकालें डार्क फ्रिंजेस, तीसरा डार्क निकालेंगे तो कैपिटल डी स्मॉल डी है और यहाँ पे रखेंगे 3, 3 दूना 6 में से 1 जाएगा 5 λ/2 यानी कि 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2। इस तरह से पैटर्न आदित्य के बनते जाएंगे। मतलब अगर ये पर्दा है, ये सेंटर पे है सी, तो मतलब पहले इससे मान लीजिए कि यहाँ पे बना ब्राइट, मतलब B1, है ना, हमने उसको BB रखा हुआ गया है, Y1 Y2 Y2, है ना। तो जिसके हम पर्दे पे यहाँ बनेगा B2, यहाँ बनेगा B3 और इसी तरह से बीच बीच में बनेगा D1, यहाँ बनेगा D2, यहाँ बनेगा D3 बीच बीच में, है ना। तो सेंटर का तो 0 दूरी था, यहाँ वाली दूरी हमने निकाला था B1, है ना। फिर हमने B2 तक की दूरी निकाला, फिर B3 का अभी हमने मिटा दिया। फिर यहाँ से D1, सेंटर से D जो ये बनेगा D1, तो इसकी दूरी जो Y1D है वो कितना D λ/2D है, Y2D जो है 3D λ/2D है, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो इसी तरह से इतने इतने दूरियों पे फ्रिंजों का एक पैटर्न बनेगा जिसको व्यतिकरण फ्रिंजे कहते हैं, है, जिसको व्यतिकरण फ्रिंजे कहते हैं। ये एक यहाँ पे बना था एक तरह से, पहला इसका यहाँ पे बना, इसका पहला यहाँ पे बना, दूसरा यहाँ पे बना, तीसरा यहाँ पे बना। ठीक, और माइनस वैल्यू लेंगे तो नीचे बनेगा, माइनस वैल्यू अगर हम लेते हैं तो वही फ्रिंजेस नीचे बनेंगे। ठीक, तो अब ये इस तरह से हम n की वैल्यू रखते जाएंगे, हमें अधिक फ्रिंज मिलती जाएगी। कंडीशन क्या हम पथांतर का रखेंगे, ये यहाँ पे तो हमें सेंटर से ये दूरियां मिलती जाएंगी। अगर ये डेल्टा एक्स n लैम्डा रखे जाएंगे और n बराबर 0 से लेके अनंत तक रखेंगे तो हमें सेंटर से दीप्त फ्रिंज की दूरी मिलेगी। और अगर डेल्टा एक्स की जगह 2n - λ/2 रखें और n की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे तो हमें सेंटर से अदीप्त फ्रिंज की दूरी मिलेगी। ठीक है ना, हमारा जो है सेंटर से फ्रिंजों की दूरी का ये मेन फार्मूला है। और पथांतर की बात करें तो हमने ये भी लिखा था कि पथांतर अगर आएगा तो YD कैपिटल D आएगा। तो यहाँ से हमें ये रेखीय दूरी निकालना है सेंटर से। सेंटर पे तो सेंटर के लिए क्या होगा, n बराबर 0 जो सेंटर पे बनेगा, तो n बराबर 0 के लिए y0 0 आएगा सेंटर पे, तो सेंटर के लिए तो n 0 होगा ही। तो सेंटर पे हमारे ब्राइट फ्रिंज बनती है, क्यों, क्योंकि वहां पथांतर 0 हो गया। बाकी एकांतर क्रम में ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, तो सेंटर पे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे बनती है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, चलिए आखिरी है फ्रिंज की चौड़ाई। हेडिंग है फ्रिंज की चौड़ाई।
जिसको बीटा या डब्ल्यू से दिखाया जाता है। तो फ्रिंज की चौड़ाई इसमें क्या होती है कि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त, दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी जो है फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है, जो कि स्थिर होती है। तो लिखेंगे दो क्रमागत दीप्त तथा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की, लिखेंगे दो क्रमागत दीप्त तथा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी नियत होती है। क्या होती है? नियत होती है तथा इस नियत दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंजों की चौड़ाई कहते हैं। इसे बीटा या डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे बीटा या डब्ल्यू से प्रदर्शित, क्रमागत यानी क्रम से जो आती, यानी कि n और n+1 दो दीप्त फ्रिंज ले लें और चाहे दो अदीप्त फ्रिंज ले लें। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे सेंटर है, तो देखिए ये मान लीजिए D बना 1, ये बना B1, फिर बना D1, फिर बना D2, B2। तो क्रमागत से ये वाली दो क्रमागत या A वाली, उसी तरह से D1 D2 के बीच ये वाली दूरी है ना, वो फ्रिंज चौड़ाई होती है। ये यानी कि D1 से D2 तक, या आप ये कह लें कि एक दीप्त अदीप्त फ्रिंज की, मतलब ये देखिए मान लीजिए कि अगर ये दीप्त है और ये अदीप्त है, तो दोनों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, है ना। दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई। यानी कि अगर कहने का मतलब ये इतनी, अगर मान लीजिए दीप्त है और ये अदीप्त है, तो ये वाली जो होती है ये बीटा होती है, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे एक फ्रिंज है इतनी चौड़ी है, दूसरी इतनी, तो दोनों की टोटल चौड़ाई को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, दीप्त अदीप्त। तो इसको निकालने का तरह क्रम से ना, दो क्रमागत जो है दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। अब इसे हम लोग बीटा से, कहने का मतलब है कि जो अभी हमने निकाला है, मान लीजिए n+1 में स्मॉल d और माइनस n लैम्डा d स्मॉल d, यानी पहली क्रमागत है ना, पहली वाली n पे 1 रखेंगे तो हाइट 2 मिल जाएगी, 0 रखेंगे तो 1 मिल जाएगी। क्रमागत होगी ना, 1 n+1 n+2 n+3 क्रम से मिलेगी ना, तो इसके बीच की दूरी वही होगी फ्रिंज की चौड़ाई। तो क्या होगी यहाँ से d लैम्डा स्मॉल d और यहाँ से n+1 माइनस n, यही ना, n कट जाएगा तो चौड़ाई क्या हो जाएगी ये। इसे याद रखिएगा, इसे W से भी दिखाया जाता है, ठीक। तो देखिए इस फार्मूले से क्या हमें मिलता है कि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, चौड़ाई
फिर चौड़ाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्दे के बीच की दूरी और डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिटों के बीच की दूरी। यानी लैम्डा बढ़ाते जाएंगे विड्थ बढ़ती जाएगी, पर्दे की दूरी बढ़ा देंगे चौड़ाई बढ़ जाएगी, लेकिन अगर स्लिट के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो वी चौड़ाई कम होती जाएगी। क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है। देखिए जैसे कि हमने वहां पे देखिए था कि थीटा छोटा था तो उसको हमने साइन थीटा को मान लिया था टेन थीटा, तो आप साइन थीटा को ही थीटा मान लीजिए, क्या दिक्कत है। तो वहां पे ये वाला फार्मूला तो भी लगा सकते थे, कोई बात नहीं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा बराबर चाप कितना था वाई, त्रिज्या डी का काम करेंगे। तो अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को टेन थीटा लिखा जा सकता है, तो वो बनाने के लिए था। तो ठीक, तो ये है हमारा फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला, लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। ठीक है। अब यहां से हम एक चीज और निकाल सकते हैं, जो हमने रेखी दूरी निकाला था सेंटर से फ्रिंज की, हम कोणीय दूरी भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कोणीय दूरी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो भी देख लेते हैं। अब जैसे कोणीय दूरी के लिए, जैसे हमारा जो आया था डेल्टा एक्स स्मॉल वाई आया था ना, वाई स्मॉल डी कैपिटल डी, यही आया था। पथांतर अगर एन लैम्डा हो, मतलब दीप्त के लिए, तो ये वाई स्मॉल डी एन कैपिटल डी। ठीक। तो एक चीज और है यहां पे, जिसको हम लोग कोणीय दूरी के रूप में अगर जानना चाहें, तो यहां पर आप देख सकते हैं वहां पे था ना कि अगर थीटा छोटा हो, यदि थीटा क्या हो, छोटा हो, तो थीटा को हम लोग साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, यानी कि वाई अपान कैपिटल डी। तो वाई और डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। कोणीय दूरी की बात करें, वाई अपान डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, है ना। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो यहां से क्या हो जाएगा? एन लैम्डा हो जाएगा, इसको थीटा लिख सकते हैं, और डी। तो अगर हम यहां से मान लीजिए थीटा एन, अगर कोणीय दूरी लिखेंगे तो एन लैम्डा अपान स्मॉल डी। ठीक। तो यहां से भी हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर उस तरह से हम लोग अदीप्त के लिए प्राप्त करना चाहें, तो अदीप्त के लिए इसे हम क्या रखेंगे? 2n-1 लैम्डा बाई 2 पथांतर वाई डी ऑन कैपिटल डी, या इसको हम लोग थीटा डी लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग थीटा, ये ब्राइट के लिए है, ये डार्क के लिए है, तो ये हो जाएगा 2n-1 लैम्डा अपॉन 2d। ये होता है ना कोण बराबर चाप बटे तीजिए, अगर रेडियन में हो तो कोण को अगर रेडियन में लिखा जाए, है ना, थीटा क्या हो रेडियन में, तो भी यहां से हम जो है, और जो n की वैल्यू है यहाँ वाले में, यहाँ पे n को रखना है
0 1 2 3 इस तरह से, और यहाँ पे n को रखना 1 2 3 4 इस तरह से। और इनके बीच का भी अगर अंतर हम लेंगे तो भी हमें जो चौड़ाई मिलेगी उसकी बीटा वही मिलेगी, एन लैम्डा डी या कैपिटल डी स्मॉल डी, ये भी मिलेगी बीटा अगर इसको हम लेंगे तो। है ना, कोड़ी चौड़ाई अगर हम लें तो ये नहीं, सॉरी, कोड़ी चौड़ाई लेंगे तो इसका अंतर ले लिया जाएगा, इसमें 2 अगर लिया जाए, कोड़ी चौड़ाई लिया जाए तो जैसे कि θ1 बी निकालना है तो लैम्डा बाई डी आ जाएगा। उसी तरह से θ2 बीटा निकालें तो 2 n बराबर 2 हो जाएगा, लैम्डा स्मॉल डी हो जाएगा। तो इन दोनों का जो क्रमिक अंतर है, यानी हमें कोड़ी चौड़ाई अगर चाहिए, कोड़ी चौड़ाई तो हो जाएगा 2 लैम्डा डी माइनस लैम्डा डी, यानी कि यही लैम्डा अपान डी आएगा कोड़ी चौड़ाई, है ना, लैम्डा डी। तो फ्रिंज की जो कोड़ी चौड़ाई है लैम्डा अपान स्मॉल डी आता है, और रेखी चौड़ाई उसको देते हैं लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, यानी उसके साथ कैपिटल डी भी होता है। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमें आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर यदि आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं लिए, जो न्यू व्यूअर हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।